देखो हमने कल क्या क्या देख लिया था। ये है सिंगली रेनफोर्स बैलेंस सेक्शन। ठीक। तो इसमें बैलेंस सेक्शन था ये। बैलेंस सेक्शन का मतलब होता है कि जो कंक्रीट है, ऊपर वाला कंक्रीट और नीचे जो टेंसल है, टेंसाइल ये है, इन दोनों में जो फेलियर स्ट्रेन है एक साथ आएगा। ठीक। इसके अनुसार हमने दो चीजें देखी थी इसमें जो हमारे काम की हैं। सबसे पहली बात, जो केबी की वैल्यू है, ये एक ही फॉर्मूला याद होना चाहिए। लीवर आर्म का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जेबी क्या होता है, 1 - KB/3, ये पता होना चाहिए। फिर इसके बाद या तो आप सीधे आप इसको याद कर लो, ये कंप्रेशन फोर्स का बेसिक फार्मूला क्या होता है, हाफ सिग्मा CBC/BXB। ये हमने देखा था कैसे आया था। टेंशन फोर्स क्या होती है। फिर इसमें अगर आप लीवर आर्म की मल्टीप्लाई कर देते हो कंप्रेशन फोर्स में, तो मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू कंप्रेशन आ जाएगा। अगर टेंशन फोर्स की मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये आ जाता है पीटी बैलेंस। मतलब कि आपने जो टेंशन रेनफोर्समेंट दी हुई है वो बेसिकली कितनी है, परसेंटेज। फिर इसी फॉर्मूले को इसने दूसरे तरीके से RBD² करके, RB की वैल्यू ये है क्योंकि जो IS कोड है उसमें सीधे आपको क्या दे दिया जाता है, RB की वैल्यू दे दी जाती है, B और T² की वैल्यू दे दी जाती है। अब हम बात करते हैं अंडर रेनफोर्स का सेक्शन सिंगली रेनफोर्स। भाई अंडर रेनफोर्समेंट का मतलब क्या है। देखो अंडर रेनफोर्स सेक्शन में क्या है, जितना भी हम प्रतिशत टेंसाइल स्टील लगाते हैं, ठीक, वो हमेशा क्या किया जाता है, कम रखा जाता है। किससे कम रखा जाता है, जो बैलेंस सेक्शन के मुकाबले आपने लगाया था उससे आप कम रखते हैं। पहली बात आप ये नोट करेंगे। दूसरा क्या रखा जाएगा, कुछ इसके सेलिएंट फीचर है, XA < मतलब क्या है, जो ये जो आपका x है न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन से, अंडर रेनफोर्स सेक्शन में कम होती है किसके मुकाबले, XB बैलेंस सेक्शन। क्या है, फेलियर ऑफ बीम इज ड्यू टू फेलियर ऑफ रेनफोर्समेंट, देयरफॉर फेलियर विल बी डक्टाइल। जो बीम का फेलियर है, बीम बीम का जो फेलियर है, फेलियर ऑफ बीम किसके कारण होता है, जो रेनफोर्समेंट फेलियर है। देखो मैंने आपको बताया था ना कि अंडर रेनफोर्स सेक्शन कैसा होना चाहिए कि जिसमें जो स्टील है वो पहले यील्ड कर जाए। ठीक। और स्ट्रेस जो कंक्रीट है उसमें हमेशा परमिसिबल वैल्यू से कम स्ट्रेस रहता है, और इस टाइप के फेलियर को ही हम प्रेफर करते हैं। तो ये चार बातें आप लिखेंगे। कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, अब हम इसके मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। पहली बात इसमें क्या है, XA < ठीक, ये बात इसने यहाँ पे लिखी थी। CA <, दूसरी बात ये है, मतलब कि ये जो है, जो स्ट्रेस आ रहा है कंक्रीट के टॉप मोस्ट फाइबर में, ये किससे कम होना चाहिए, सिग्मा सीबी से। और जो टेंशन स्टील में जो टेंशन है वो किसके बराबर है, वो इसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ या यील्ड स्ट्रेंथ के, यील्ड स्ट्रेंथ बोलना चाहिए, उसके बराबर। देखो तो इसने यही बात कह रखी है। देखो बैलेंस सेक्शन में जो कंक्रीट था वो सिग्मा सीबीसी तक जाता था, ठीक। और यहाँ पर कितने तक जा रहा है, CA तक जा रहा है। और यहाँ पर ये क्या है, सिग्मा ST/M ही है। तो अगर आप बैलेंस की बात करो तो ये आपका इस तरह से लाइन बनती थी, स्ट्रेट लाइन। अब अगर आप यहाँ की बात करो तो ये लाइन थोड़ी इस तरह से हो जाती है, जिसके कारण न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ आपकी बढ़ जाती है, कम हो जाती है। तो ये बात आपको समझनी रहेगी कि जो न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ है वो इस केस में क्या होती है, कम होती है। अब देखो, अब ये डायरेक्ट फॉर्मूले पे आने लग गया कंप्रेशन साइड के लिए। तो ये क्या फॉर्मूला है, देखो कंप्रेशन साइड आप पढ़ते ही आ रहे हो। जो ऊपर आपने फॉर्मूला पढ़ा था उसमें क्या था, CA की जगह सिग्मा CBC था, ठीक, CBC। और XA की जगह न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ थी, B इसकी विड्थ हो गई, ठीक। और यहाँ पे CA इसने निकाला है इस तरीके से, CA हो जाएगा बराबर XA सिग्मा XT/D - XXC की पावर M। ये कैसे निकाला भाई, CA की इसने वैल्यू निकाली, ठीक। और टेंशन साइड के लिए अभी इस चीज को रहने देते हैं, ये देखते हैं बाद में।
अभी हम आते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टेंसिल साइड के लिए, सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी, ये हो गया आपका फोर्स किस में, टेंशन में, और डी माइनस एक्स ए बाई थ्री, ये इसकी हो गई लीवर आर्म। ठीक, अब ये इसने वो बना के दिखा रखा है किस तरीके से किया जाएगा, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा यहाँ पर, कि न्यू बैलेंस दो इसने बना रखे हैं, बैलेंस के लिए न्यूट्रल एक्सिस ये है, और अंडर रीइंफोर्समेंट के लिए, अंडर रीइंफोर्स सेक्शन के लिए न्यूट्रल एक्सिस थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। इसको हम बोलते हैं सिग्मा सीबीसी, इसको हम बोलते हैं एफ सीबीसी। ठीक है, इक्वेटिंग द मोमेंट ऑफ कंप्रेशन एरिया एंड टेंशन एरिया अबाउट टोटल एक्सिस, तो ये जो बी के डी इंटू के डी बाई टू है। अब इसने क्या किया, इसने जो मोमेंट है उसको बराबर कर दिया। देखो, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट है, टेंशन का मोमेंट और कंप्रेशन, क्योंकि उन दोनों की फोर्स बराबर है तो मोमेंट भी बराबर होगा। अब इसने ये बराबर करके क्या निकाला, ये इसकी एक इक्वेशन बनी, यहाँ से के की वैल्यू ये आई। हमें अल्टीमेटली क्या इससे हमें निकालना है, ठीक है। इसने यहाँ से एफ सी बी सी की वैल्यू निकाली है। ठीक है, चलो देखते हैं, इसको भी हम करेंगे। अभी फिलहाल तो इतने ही मेरे हिसाब से दो ही फॉर्मूले आप याद रखो जो यहाँ पर है, एक तो कंप्रेशन साइड का ये और टेंशन साइड का ये, बस। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा फिर डिटेल में जाने की जरूरत है। फिर आ जाओ ओवर इनफोर्स सेक्शन पे। ओवर इनफोर्स सेक्शन है, इस पे कोई न्यूमेरिकल तो नहीं आता, लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ है वो बैलेंस सेक्शन के मुकाबले ज्यादा होती है। फेलियर ऑफ बीम क्या होता है, फेलियर ऑफ कंक्रीट से होगा, तो फेलियर विल बी ब्रिटल फेलियर, ब्रिटल फेलियर होता है। ठीक, जो कंक्रीट अगर कंप्रेशन में चटक जाता है, तो जिसमें वो स्ट्रांग था उसी में आपने उसको तोड़ दिया, तो नीचे की स्टील एकदम से, ठीक, हमेशा इसमें एकदम से स्ट्रेस बढ़ता है और ये चटक के टूट जाता है। स्ट्रेस इन स्टील इज ऑलवेज द मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू, जो स्टील है उसमें हमेशा, स्टील इज ऑलवेज द मैक्सिमम, जो स्टील है आपकी, दिस टाइप ऑफ सेक्शन आर नॉट प्रेफर ड्यू टू ब्रिटल फेलियर, ब्रिटल फेलियर के कारण इसको नहीं। और जो स्ट्रेस इन स्टील, जो स्टील है उसमें जो स्ट्रेस होगा हमेशा मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू से ज्यादा होगा। ये दो तीन बातें हैं, ऑलवेज द मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू लेस देन होगा यार ये, स्टील में कम होता है और कंक्रीट में ज्यादा होता है, क्योंकि ये ओवर रेनफोर्स सेक्शन है। ओवर रेनफोर्स का मतलब आपने स्टील जरूरत से ज्यादा लगा रखी है। अब स्टील जरूरत से ज्यादा लगा रखी है, इसका क्या मतलब है, स्टील में कभी भी मैक्सिमम स्ट्रेस पहुंच ही नहीं पाएगा, स्टील यील्ड ही नहीं करेगी। पहली बात ये, दूसरी बात ये, और तीसरी बात ये। ठीक, चलो अब हम चलते हैं आगे, क्या कह रहा है ये। फिर वही दो फॉर्मूले, कंप्रेशन साइड में यही फॉर्मूला है, टेंशन साइड में ये फॉर्मूला है, और कुछ नहीं। ठीक, हमें बस इसमें दो चीजें याद रखनी है जो हमने टेंशन साइड का पढ़ा ना, क्या नाम, वो अंडर रेनफोर्स सेक्शन, उसका हम देखेंगे। एक है डबली रेनफोर्स सेक्शन, मेरे हिसाब से डबली रेनफोर्स सेक्शन तुम्हारे लिए, और वो भी वर्किंग स्ट्रेस मेथड का डबली रेनफोर्स सेक्शन इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा कैलकुलेशन है इसमें। ठीक है, इस टॉपिक को हम छोड़ देते हैं, अगर ये एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो इसका हम देख लेंगे वहीं पे ही। ठीक, डबली रेनफोर्स सेक्शन कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड जैसा हो जाएगा, इसे करने की जरूरत नहीं है। अगर उसमें आया ये लिमिट स्टेट मेथड में तो वहां पे देख लेंगे इसको, ये इतना सा पढ़ने का समझने की जरूरत नहीं है। आगे देखो, सिंगली रेनफोर्स प्लान सेक्शन, इसे देख लेते हैं। इसमें कुछ बातें होती हैं कि भाई न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे आएगा कहाँ नहीं आएगा। देखो, सिंगली रेनफोर्स प्लान सेक्शन, ये देखो, अब हम प्लान सेक्शन की बात कर रहे हैं।
इसमें भी इसने यही कह रखा है। देखो सिंगली रेनफोर्स प्लान सेक्शन में क्या है, दो चीजें हैं। सबसे पहली बात, ये होती है विड्थ ऑफ फ्लैंज, ये होती है डेप्थ ऑफ फ्लैंज, और ये हो गई आपकी रीइंफोर्समेंट। अब इसमें दो केस बनते हैं। क्या बनते हैं? पहला केस बनता है कि भाई न्यूट्रल एक्सिस की जो डेप्थ है वो आपकी कहाँ हो सकती है, न्यूट्रल एक्सिस आपकी यहाँ पर हो सकती है फ्लैंज के अंदर। दूसरा केस है न्यूट्रल एक्सिस आपकी नीचे हो सकती है। अब अगर न्यूट्रल एक्सिस आपकी यहाँ पर है, न्यूट्रल एक्सिस लाइज इन फ्लैंज, अगर फ्लैंज में लाई करती है, तो ये हमारा सेक्शन किस तरीके का काम करता है? बिल्कुल आरसीसी रेक्टेंगुलर सेक्शन का काम करता है। इसको पता ही नहीं चलता। ठीक है, जैसे हमारा आरसीसी का सेक्शन है, ठीक भाई, न्यूट्रल एक्सिस से नीचे हम क्या मान के चलते हैं कि कंक्रीट है ही नहीं। तो इसका एनालिसिस ठीक उस तरीके से किया जाएगा रेक्टेंगुलर, जो आपने यहाँ पर चीजें समझी, सीखे समझी, बिल्कुल उसी तरीके से जो अंडर इनफोर्ड सेक्शन का जो एनालिसिस है, ठीक उसी तरीके से बिल्कुल यही इसका डायग्राम बनेगा अंडर इनफोर्ड सेक्शन का, और इसी तरीके से फॉर्मूले डिराइव किए जाएंगे। दूसरी बात आती है कि भाई अगर न्यूट्रल एक्सिस वेब में लाई करता है, इसके ऊपर आ जाते हैं क्वेश्चन, वो भी ईएससी में देखा है। इसमें आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्या मॉडिफाई करना पड़ेगा? देखो न्यूट्रल एक्सिस अगर आपका यहाँ पर लाई करता है, ये न्यूट्रल एक्सिस कहाँ लाई कर रहा है? यहाँ लाई कर रहा है, ठीक। तो इसमें डायग्राम आपका ऐसा ही बनेगा, लेकिन यहाँ तक जो ये ट्रेपेजॉइडल वेरिएशन है, इसकी गुणा आप इससे करोगे अगर आपको फोर्स निकालनी है, और यहाँ से लेके ट्रायंगुलर हो गया, इसकी गुणा आप इससे करोगे कंप्रेशन निकालने के लिए। समझ रहे हो बेटा? ठीक। यहाँ पर किस तरीके का डायग्राम बनेगा? भाई मान लीजिए मैं यहाँ पर डायग्राम बनाना चाहता हूँ, तो ये तो डायग्राम आपका ऐसा बनेगा कुछ। समझ रहे हो? तो इसमें तो सिंपल हाफ सिग्मा सी बी सी इंटू बी इंटू डी एफ, या बी इंटू एक्स, जितना भी आपका ये है। लेकिन इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन, इस वाले केस में, ये वाला जो केस है, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन चेंज हो जाती है, क्योंकि आपको अगर कंप्रेशन फोर्स निकालनी है तो इसकी गुणा इस इतने एरिया में करोगे, फिर इसकी गुणा इतने एरिया में करोगे, ठीक। तो ये थोड़ा सा आपका टिपिकल हो जाता है। देखो ये लिखा हुआ भी है, न्यूट्रल एक्सिस आपकी फ्लैंज में भी लाई कर सकती है और वेब में भी लाई कर सकती है। जब न्यूट्रल एक्सिस फ्लैंज में होती है तो फ्लैंज भी बिल्कुल रेक्टेंगुलर बीम की तरह काम करती है, क्योंकि कंक्रीट जो होता है टेंशन साइड में, उसको इनफेक्टिव मान लिया जाता है, इसलिए। ठीक। thus this case be analyzed just like singly reinforced rectangular beam। तो इसका जो एनालिसिस है बिल्कुल रेक्टेंगुलर बीम की तरह किया जाएगा, जो कि आपने अर्लियर सेक्शन में पढ़ा है। लेकिन अगर आपका न्यूट्रल एक्सिस वेब में लाई करता है, जो एरिया ऑफ कंक्रीट इन कंप्रेशन, जो एरिया ऑफ कंक्रीट जो कंप्रेशन में, जो कंक्रीट का एरिया दो हिस्सों से मिलकर बना रहेगा, ठीक। तो कुछ हिस्सा आपका फ्लैंज का होगा और कुछ हिस्सा आपका ये वाला होगा। तो न्यूट्रल एक्सिस की लोकेशन है वो क्रैक सेक्शन एनालिसिस से ज्ञात की जाती है, और ठीक मतलब कि आसानी से आप बता भी नहीं सकते। फिर इसने वही मोमेंट ऑफ कंप्रेशन एंड टेंशन, मतलब कि उन दोनों को बराबर के करके जिस तरीके से न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ निकाली जाती थी वो निकाल रखा है। ये हमें पढ़ना नहीं है, जब क्वेश्चन आएंगे तभी हम इसमें देख लेंगे, ठीक। बाकी इसने दो कंडीशन दे रखी है अंडर रेनफोर्स सेक्शन में, आप जानते हो क्या होता है। अंडर रेनफोर्स सेक्शन है तो एफ एस टी बराबर सिग्मा एस टी और एफ सी, मतलब ये चीज हम पढ़ चुके हैं। अंडर सेक्शन ओवर रेनफोर्स में क्या होता है, डबली रेनफोर्स प्लान सेक्शन, इसे छोड़ो, इसको हमें नहीं पढ़ना है। लिमिटेशन देख लेते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन के। The WSR method of design is not only limited to concrete structure but earlier it was used for the design of timber and, ठीक है, कंक्रीट। इसके फॉलोइंग ड्रॉबैक है। लीनियर इलास्टिक बिहेवियर आपने कंक्रीट का मान रखा है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि इन लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ क्रीप और श्रिंकेज आप इसका प्रभाव नहीं ले रहे हो। द assumption ऑफ स्ट्रेसेस इन कंक्रीट एंड स्टील विद इन द परमिसिबल लिमिट इज नॉट ट्रू, क्योंकि ड्यू टू लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ क्रीप एंड श्रिंकेज आपने नहीं लिया, पहली बात ये। फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप प्रिसाइजली नहीं ज्ञात कर सकते। अनसर्टेनिटीज ऑफ वेरियस टाइप ऑफ लोड एक्टिंग साइमल्टेनियसली इज नॉट बीइंग कंसीडर, मतलब आप अर्थक्वेक लोड हो गया, विंड लोड, और उनसे कब लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं, उसके बारे में आपने इसमें कुछ नहीं लिया है, ठीक। इसमें इट इज नॉट एडवांटेजेस टू यू हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार एज कंप्रेशन reinforcement since permissible stresses are relatively low and it is independent of the grade of steel used as ये कह रहा है कि अगर आप HYSD बार कंप्रेशन reinforcement के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो
उन वो एडवांटेजेस नहीं होता, मतलब के HYSD बार अगर आप यहाँ पर लगाते हो, ये तो हो गया टेंशन, ये हो गया कंप्रेशन, इसमें भी आपने एच वाई एस डी कौन सी होती है, FE 500, इस तरीके की जो बार होती है। तो कह रहा है कि भाई इसका ज्यादा एडवांटेज होता नहीं है। जैसे इन द परमिसिबल स्ट्रेसेस आर रिलेटिवली, क्योंकि जो आपके परमिसिबल स्ट्रेसेस हैं वो कैसे होते हैं, रिलेटिवली लो होते हैं, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द ग्रेड ऑफ स्टील यूज एज कंप्रेशन एनफोर्समेंट, क्योंकि क्या कह रहा है कि एक तो इसमें स्ट्रेस इतने नहीं पहुंच पाते क्योंकि आपने पहले ही इसको डुअलिज्म से बनाया, और ग्रेड ऑफ स्टील पर भी निर्भर नहीं करते हैं परमिसिबल स्ट्रेसेस। अगर जरूरत से ज्यादा मोमेंट, लार्ज मोमेंट अगर लग रहे हैं, तो एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील में इवन एक्सीड द एरिया ऑफ टेंशन स्टील के, मतलब के क्या कह रहा है कि अगर लार्ज मोमेंट है तो जो ये कंप्रेशन वाला स्टील का एरिया है वो आप कंप्रेशन आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा और टेंशन वाला आपको कम लगाना पड़ेगा। कई बार ये अब जो हमारी बेसिकली बात क्या आती है कि जो हम रेनफोर्समेंट लगाते हैं, बेसिकली जो मेन रेनफोर्समेंट तो ये रहती है आपकी टेंशन के लिए, लेकिन इस मेथड के अनुसार कई बार इस तरीके की सिचुएशन बन जाती है कि कंप्रेशन रेनफोर्स हमें ज्यादा लगाना पड़ रहा है। तो इस तरीके की इसमें प्रॉब्लम है। देखो दो तीन प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से, आप इस एक दो चीजें ध्यान रख लो। एक तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ये तीन इंपॉर्टेंट है, बाकी तो जरूरत से ज्यादा इसने कर रखा है। एक बात ये आपको पता होनी चाहिए कि वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर और टेंशन स्ट्रक्चर, ठीक, IS 456 में नहीं है ये, हालांकि WSM से डिजाइन होती है। ठीक, चलो हम आते हैं लिमिट स्टेट मेथड पर। ठीक है।